हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, आज की हमारी वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है कि हम एमए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये है 2017 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटे, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, साथ में सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आप मतलब क्योंकि सिलेबस कवर करने का इस बार टाइम कम है, तो मैंने जो मतलब आपके 4 क्वेश्चन जहाँ से पूरे हो सकते हैं वो सारे इसमें सॉल्व करके दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है जिसमें कि आपके सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेन रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्लैब, सरप्लस वेरिएबल्स, 2% एंड 0% गेन, ये सब जो है ना इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका इनपुट आउटपुट का है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्रैमर रूल का है। इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। फिर आपके बाद आ जाता है आपका सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका डेरिवेटिव्स का, और सेकेंड क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका डेरिवेटिव्स में से है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना ये आपका इंटीग्रेशन का है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, करना चाहो कर सकते हो, इस डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है क्वेश्चन बनता है एट्थ क्वेश्चन जो है ना ये सिंप्लेक्स का है, और 9th क्वेश्चन जो है ना ये आपका है गेन थ्योरी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हुए। पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कोई भी एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा यदि उसका ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। ठीक है, कि आपके एक गिवन मैट्रिक्स ए है, यदि आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो ट्रांसपोज जो है ना उस गिवन मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी जैसे 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लो, जैसे यहाँ पर मैंने ले ली 1 2। ठीक है, तो 2 1। ठीक, इसमें हमने क्या किया कि जो फर्स्ट रो है उसके कॉलम्स को, उसके एलिमेंट्स को चेंज कर दिया। ठीक है ना, 1 2 है तो 2 1 ले लिया। अब यदि हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का यदि हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 2 2 1। तो क्योंकि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आप एक 2 into 2 का एग्जाम्पल लेके भी आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स may be defined as the transpose of a matrix obtained by replacing the elements of by their corresponding cofactors। यानी कि जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उन कोफैक्टर्स को यदि आप रिप्लेस कर जाते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं मैट्रिक्स का, तो वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो किसे कहा जाता है, यानी कि ईडी क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price। प्राइजेज और क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाले चेंज का जो रेशियो जो होता है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका फॉर्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारी ईडी है वो किसके बराबर है, तो ईडी इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू में डेल्टा Q डी क्यू अपॉन में BP विद नेगेटिव साइन। आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि जो आपका चेन रूल है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना वो क्या होता है। चेन रूल क्या कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ y, यदि हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, then it is the multiplication of derivative of y with respect to u and the derivative of u with respect to x। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी चेन रूल में ये चीजें जो है वे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप f जो है वो फंक्शन है x का, u आपका फंक्शन है x का, तो यानी कि x y और u जो है ना वो कहीं ना कहीं किससे इंटरलेटेड है, x से है। तो यदि हम डेरिवेटिव dy का dx के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर y जो है ना वो फंक्शन है u का,
x का नहीं है, यहाँ पर ये लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ g। तो पहले डेरिवेटिव लेंगे y का u के रिस्पेक्ट में, फिर u का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से हम जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है कि जो आपका प्रोडक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपका फॉर्मूला जो है ना यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, मतलब आपके दो फंक्शन है, पहले फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू में dx। जैसे यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है, तो u और v, ये v है, तो यदि हम u और v का इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस वो इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ v इनटू में du और dx। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है ना उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट में कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो आपकी क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन which contains one or more terms and the derivatives of one variable with respect to the another। यहाँ पर ये आपको एज इट इज डेफिनेशन है, एज इट इज आप लर्न कर लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होती हैं और उसके डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हम डेरिवेटिव्स को इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स क्या होती हैं। द टर्म स्लैक अप्लाई, ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो अप्लाइज दैट द लेस देन और इक्वल टू कंस्टेंट, जो स्लैक वेरिएबल होती हैं वो लेस देन और इक्वल टू कंस्टेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो सरप्लस होती हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ग्रेटर देन इक्वल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि आ जाए x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये आपकी जो है ना सरप्लस वेरिएबल है। और यदि आ जाए कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आपकी स्लैक वेरिएबल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि 2% जीरो सम गेम क्या होती है। 2% जीरो सम गेम क्या होता है, ये बेसिकली गेम थ्योरी का मॉडल है। इसमें दो प्लेयर होते हैं, दोनों जो है ना कहीं अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग खेलते हैं। फर्स्ट प्लेयर का एम होता है अपने पे ऑफ को मैक्सिमाइज करना और दूसरे का जो है ना मतलब उसके पे ऑफ को मिनिमम करना। ठीक है, तो इसको जीरो सम गेम कहते हैं। अब है आपका, देखिए यदि आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपका अब सेकेंड क्वेश्चन आता है द इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, आपको इनपुट कोएफिशिएंट डायरेक्टली गिवन है। ठीक है ना, आपको फाइनल डिमांड फाइंड आउट करना है और फाइनल आउटपुट भी, जबकि आपको डिमांड वेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर दिया हुआ है 10, 5 और 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा सॉल्व करके आपके लिए रखा हुआ है। तो इसमें हम पहले जो ये टेक्निकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इससे हम i माइनस ए निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इससे अब i माइनस ए निकालेंगे, i मैट्रिक्स में से इसको माइनस करते ये आ गया। फिर यहाँ पर हम एच एस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो एच एस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि इसको एक्सपेंड कर दिया, जैसे 0.8, तो ये बचा हमारे पास 0.9, 0 माइनस 0.2, 0.3 और 0.8, ऐसे करके हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो हमारी आ गई 0.046, तो ये ग्रेटर देन 0 है। एचएस कंडीशंस यही होती हैं सबसे पहले कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आपके जो है ना सारे पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड वो कहता है कि जो आपकी i माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ना वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब जो है ना हम इनपुट आउटपुट मॉडल को स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है ना इसके सबके कोफैक्टर्स निकाले, जो हमारा ये i माइनस ए निकला है ये वाला, हम इसके सबके जो है ना क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमने इसका एडजॉइंट निकाला, यानी कि जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है हम यदि उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट निकल जाता है।
एडजॉइंट निकालने के बाद फिर हमने जो है ना फाइनल डिमांड निकाला। तो फाइनल डिमांड आउटपुट जो यदि हमने निकालना तो जो हमारी फाइनल डिमांड है उसको जो है ना आई माइनस ए इनवर्स के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका आई माइनस ए का एडजेक्टिव है। यदि हम इसको जो एडजॉइंट है, यदि इस एडजॉइंट को हम ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी ये निकली है 0.046, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है ना आउटपुट निकल आएगा। तो ये ऐसे करके हमने निकाला तो आंसर आ गया x1 की वैल्यू जो है ना वो हमारी आ गई यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारी आ गई 17.48, x2 की वैल्यू आ गई 3.3793 और ये आपकी आ गई 17.36। यदि फिर भी किसी बच्चे को यहाँ पे इसमें किसी को कोई डाउट रहता है तो वो मुझे जो है ना पर्सनली उस पर एक कर सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं इसको दोबारा भी बता दूँगी। फिर उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, ये आपको इनको जो है ना क्रैमर रूल की हेल्प से इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका ए क्या होता है, जो आपके x1, x2 और x3 जो है ना इन सब के कोफिशिएंट्स को, जैसे x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, x2 का 1 है और x3 का -1 है, तो 3 1 -1, फिर 1 4 2, फिर उसके बाद है 2 3 4 वो 1, ये आपकी ए आ गई। बी जो है वो आपकी ये होती हैं 5 6 और 4, और फाइंड आउट क्या करना है आपको x1 x2 x3 जो आपकी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू। तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, वहाँ पर मेंशन है मैट्रिक्स इनवर्स से करो तो मैट्रिक्स से करेंगे, अदरवाइज हम क्रैमर रूल भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड क्या कहता है कि ax = b, तो x = a इनवर्स b। हमें इस ए का पहले इन्वर्स निकालना है, तो हम इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हमने देखा कि ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ना वो हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 जो है ना इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जो है ना यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स निकाले, जैसे ए का a11 a12 a13, ये सब कोफैक्टर्स आपको पहले से निकालने आते ही हैं। ये सब निकालने के बाद आपने एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया, फिर इसका यदि हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक, एडजॉइंट करने के बाद जो है ना फिर हमने इसका इन्वर्स निकाला। इन्वर्स में ये देखिए यहाँ पर ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ना वो हमारी है 2, इस 2 के साथ जो है ना हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ए का इन्वर्स निकल आया। ये ए का जो इन्वर्स है, इस इन्वर्स को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, जैसे 1/2 -2 × 5 + 4 × 6 + 6 × 4। इस तरीके से हमने ए का मतलब इन्वर्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट यदि हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तो x1 की वैल्यू निकलती है, सेकंड रो को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x2 की वैल्यू निकलती है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो x3 की वैल्यू निकलती है। तो इस तरीके से हमारी x1 की वैल्यू आ गई 17, x2 की वैल्यू आ गई -8.5 और x3 की वैल्यू आ गई -11.5। और ये हमारा क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बड़ा ध्यान से करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब हम प्रोसीड करते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि आपकी जो है ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है कि y² अपॉन a² x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन कि जो आपका इक्वेशन जो है, देखो प्रूव क्या करना है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ कि ये है प्रूव करो y² d² अपॉन dx² = -b⁴ अपॉन a² अपॉन y³। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने देखो ये 1/a² जो है ना ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर x² का डेरिवेटिव आ गया 2x। तो इसी तरीके से 1/b² कॉमन ले लिया, y² का डेरिवेटिव होगा 2y और dy अपॉन dx। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बच गया x अपॉन a² प्लस y अपॉन b² × dy अपॉन dx = 0।
उसके बाद जो है ना 2 इसके 0 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? अब उसके बाद जो है ना फिर हमने क्या किया, इसमें आगे फर्दर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये ऊपर इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और वाई नीचे आ गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसमें से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है ना ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अलग निकाल लिया और वाई एक्स अपॉन वाई का दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पर हमने लगाया यू अपॉन वी रूल, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर? उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये देखो ये वाई स्क्वायर जो है ना ये भी मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर बच गया वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है ना ये वाली वैल्यू है हमारी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये वाली वैल्यू जो है ना मैंने इसमें यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, पुट करने के बाद ये जो है इसको सॉल्व कर लिया। देखो माइनस से माइनस जो है ना ये प्लस हो गया, ये वाई, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स बी एक्स और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। हमें जो गिवन थी स्टेटमेंट वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने इसको दोबारा से फिर वहीं पर आ गए और इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पर लाकर पुट कर दी और यहाँ पर वैल्यू आ गई ये। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बी माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए की पावर जो है ना वो इसके ये ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर बच गया और वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई का क्यूब, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में भी ये आ सकता है। उसके बाद जो है ना यूनिट 3 का ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 16 मार्क्स का है। इसमें क्या कहा गया है कि आपको दो इलास्टिसिटीज हैं, एक इलास्टिसिटी E1 है, एक इलास्टिसिटी E2 है। ठीक है ना, और जब एक आपको प्राइस फंक्शन दिया हुआ है P इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x और एक दिया हुआ है P इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x अपॉन में x। आपको ये बताना है कि E1 इंटू E2 और E1 माइनस E2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर बच्चों क्या है, यदि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसकी इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसको हम ये फंक्शन फर्स्ट है, इसको इसकी इलास्टिसिटी को E1 कहते हैं और इसकी इलास्टिसिटी को E2 कहते हैं। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई रेज टू दी पावर x है, इसका डेरिवेटिव ले लिया dP अपॉन dx ई रेज टू दी पावर x। तो E1 क्या होगा हमारा, हम इसको मॉडुलस में ले लेते हैं क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं करना चाहते। तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन एक्स इंटू में dx अपॉन में dP। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, dP अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर x आ जाएगा। तो dx अपॉन dP की वैल्यू होगी 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर x और P की वैल्यू क्या है, ई रेज टू दी पावर x और x है ये हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x। इसी तरीके से हम जो ये सेकंड फंक्शन है ये वाला, इसकी भी इलास्टिसिटी निकाल लेंगे। तो dP अपॉन dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, यहाँ पर आपका u अपॉन v रूल लगेगा, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये आपका जो है ना dP अपॉन dx आ गया। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला में यहाँ पर भी पुट कर देंगे। यहाँ पर आपका जो P है अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ई रेज टू दी पावर x अपॉन में x, इसको भी सॉल्व कर लिया और ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहती है कि E1 इंटू में E2, E1 की वैल्यू क्या है 1/x और E2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x प्लस 1। इनको वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड में कि 1 अपॉन x इंटू में x प्लस 1। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या कहती है कि E1 माइनस E2, E1 क्या है 1/x, E2 क्या है 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 1 जो है ना ये आपका क्या हो गया
एलसीएम आ गया। इसको इधर लेंगे तो x + 1 - x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हेंस ट्रू। तो इस तरीके से हम जो है ना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सोल्यूशन को यहाँ से देख भी सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट भी मुझे बता सकता है। इज इट ओके? अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन जो है ना, मैंने स्टेटमेंट इसलिए साथ साथ लिख ली है ताकि आपको बार बार इधर उधर देखना ना पड़े। 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेट करना है x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 अंडर द रूट। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो आपका अंडर रूट के अंदर टर्म है, हमने उसको मान लिया कि वो t के बराबर है। यहाँ से इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x + 2 इंटू में dx = dt हो गया। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया x + 1 dx = dt। तो यहाँ पे x + 1 इंटू dx की वैल्यू होगी 1/2 इंटू में dt। यहाँ पे देखो ये x + 1 इंटू में dx है, इसकी जगह हमने dt पुट कर दिया और 1/2 आगे आ गया। और यहाँ पर ये जो है इसकी जगह हमने पुट कर दिया √t। √t का जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जैसे √2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पावर को ऐड करते हैं और जो पावर आती है उसको नीचे डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। और इस तरीके से ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है ना 8 मार्क्स का है, वो भी अगेन जो है ना आपका इलास्टिसिटी से और इंटीग्रेशन से ये है। यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि इवेल्युएट log इंटू में log x डिवाइडेड बाय x इंटू में dx। तो यहाँ पर अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। हमने इसको कर लिया log ऑफ x इंटू में 1/x, इस x को 1/x इंटू में dx कर लिया। तो यहाँ पर log x को t मान लिया, 1/x इंटू dx क्या हो गया dt, यानी कि ये हमारा dt हो गया और ये हमारा क्या हो गया t आ गया। तो log t इंटू में dt, log t इंटू में 1 इंटू में dt। तो यहाँ पर क्योंकि अब हम लोग का सिंपल इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटू में 1 करते हैं, इसलिए इंटीग्रल बाय पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में dt। तो फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन आ गया t, इसका log t का डेरिवेटिव 1/t, ये 1 का इंटीग्रेशन t, इससे ये कट गया तो आज यहाँ पर अब आपका 1 बच गया। तो t log t 1, तो t log t माइनस t प्लस c जो है ना हम एक कॉन्स्टेंट इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, t को कॉमन ले लिया, तो log t - 1 प्लस c आ गया। t क्या है हमारा, t है log ऑफ x। log ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और आंसर निकल गया। इस तरीके से ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बच्चों मैंने जो है ना आपको सिंप्लेक्स और इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं कराया। अब हम करते हैं 4th यूनिट में गेम का क्वेश्चन। गेम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, गेम में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आप सिंप्लेक्स को छोड़ भी सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। तो ये वाली इक्वेशन है, सबसे पहले हम सैडल पॉइंट निकालेंगे, रो का मिनिमम लेंगे, मिनिमम का मैक्सिमम लेंगे, कॉलम का मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम का मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम जो है ना, मैक्स मिनी जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ना अब मैट्रिक्स को 2 × 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना डोमिनेंस रूल को फॉलो करेंगे। अब हमने देखा कि जो हमारी ये रो है R1 का हर एलिमेंट जो है ना वो R3 से या तो छोटा है या बराबर है। देखो 3 जो है वो 4 से छोटा है, 2 के बराबर है, 4 के बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि जो रो है वो हमें वो डिलीट करनी है जिससे सारे एलिमेंट्स किसी भी दूसरी रो के एलिमेंट्स से क्या हो, छोटे हो। तो इसलिए हम रो 1 जो है ना उसको डिलीट कर देंगे, उसके बाद हमारी ये बचेगी। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और दूसरी रो और कॉलम डिलीट हो सकते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम जो है ना कॉलम मैक्सिमम वाला डिलीट होता है। फर्स्ट कॉलम का हर एलिमेंट जो है ना वो थर्ड कॉलम के एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास ये बच गया।
अब यहाँ पर जो है ना, अब हमारा कोई भी ऐसा रूल फॉलो नहीं होता कि जो हम अप्लाई कर सके, तो फिर इसलिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपना एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोई भी दो रो या दो कॉलम्स जो है ना, हम उनका एवरेज लेते हैं, और एवरेज इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारी जिनका एवरेज लिया है उनका टोटल जो है ना डोमिनेंस रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एवरेज लिया है कॉलम C3 और C4, ये आपका C3 और C4, इनका हमने एवरेज लिया, यानी कि 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा सेकेंड कॉलम है इसका हर एलिमेंट इस एवरेज वाले से क्या है, बड़ा है, यानी कि हम दो को तो इकट्ठा डिलीट कर नहीं सकते, इसलिए हम C1 को डिलीट C2 को डिलीट कर देंगे और हमारे पास ये बच जाएगा। इसी तरह से हम रो में भी जो 0 वाली हैं उनको ले लेंगे, 0 0 वाली का हम यदि एवरेज ले लेते हैं तो 2 4 2 4, ये जो है ना सेकेंड रो से हमारा क्या हो गया, उसके बराबर हो गया, तो हम एक रो इसको डिलीट कर देंगे और हमारे पास फाइनल जो मैट्रिक्स बचेगी, जो फाइनल गेम की पे ऑफ बचेगी, वो बचेगी 4 0 और 0 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना ओड्स निकालेंगे। 0 - 8 इसको उल्टा लिखना है, यानी कि जो आपका 0 है और उसमें से यदि हम 8 को माइनस करते हैं तो वो हम 0 - 8 मॉडुलस में लिखना है, तो इसलिए 8, 4 - 0 4, इस तरीके इस रो का ओड ऊपर जाएगा और इस ओड रो का नीचे। इसी तरीके से इस कॉलम का क्रॉस क्रॉस में लिखना है, 0 - 8 8, 4 - 0 4। इन दोनों का ये वाला जो टोटल और ये वाला टोटल जो है ना, ये आपको हमेशा ही क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक का टोटल जो है ना, मतलब इधर से कॉलम का टोटल जो है ना वो 12 आ रहा है, रो का टोटल आपका 13 आ रहा है, ये दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो 8/12 4/12 ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ गई। वैल्यू ऑफ गेम जब निकालेंगे तो 4 × 8 + 0 × 4 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे करके वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे और ये आपका आंसर आ जाए। इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे के सारे पेपर मैंने आपका 17 का फुल पेपर आपको सॉल्व करके दिया। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करिए। ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस कर लीजिए, जितना मैंने आपको कराया, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं यदि ये सारे क्वेश्चन भी करते हैं तो स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर। तब तक आप स्टडी करिए, एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।